नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। ये तीनों नाम एक ही हैं, प्रस्तावना कह लो या उद्देशिका कह लो या इंग्लिश में से प्रियम्बल कह लो। उससे पहले मैं दो चार शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कहता हुआ आया हूँ कि घर पे रहकर अपना समय बर्बाद मत करिए, अपने आप को और ज़्यादा क्या करिए, बेहतर करने का प्रयत्न कीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, अपने आप में सुधार करिएगा और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइएगा। इस लॉकडाउन के दौरान कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस ना हो। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये समय आप अभी किसी वेब सीरीज़ में बर्बाद कर रहे होंगे, सोने में बर्बाद कर रहे होंगे, वो थोड़ा बहुत करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें करते रहिएगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई भी करते रहिएगा, ताकि पढ़ाई से आपका नाता न टूट जाए। फिर क्या होगा, अचानक आप पढ़ाई की तरफ आओगे। अभी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और पुनः फिर वापस आपको पढ़ाई की तरफ आना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा आपके सामने कठिनाई आएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। और अगर अभी आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो ये आपका एक रिदम बना रहेगा और आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में भी आती रहेंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अगले 30 से 40 मिनट सिर्फ हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ही बारे में देखेंगे। अगर आपने प्रस्तावना के बारे में भली भांति अध्ययन कर लिया तो आप ये मान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का 30 से 40% पार्ट जो होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन से प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ बेसिकली विश्व के भूगोल की भी एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें 5 महाद्वीपों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। 6ठा महाद्वीप सिर्फ हम लोगों का एशिया बचा हुआ है, वो भी लगभग 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। मैथ की भी हम लोगों के यहाँ लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, उसे भी देखते रहिएगा। और अगर उसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो वो भी बताइएगा। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। उसका यथासंभव हम लोग आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक, और अपने यहाँ रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपके तकरीबन जो भी मुख्य सब्जेक्ट होंगे उनकी क्लासेस हम लोग आपके लिए जल्दी प्रबंध कर रहे हैं। उन क्लासेस का जल्दी हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। बस आप अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना है क्या? प्रत्येक अधिकरण का आरंभ ही उद्देशिका से होता है, जो इसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ये हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। और जहाँ कहीं पे संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध है, वहाँ पे प्रस्तावना को हम लोग ये समझ सकते हैं, प्रस्तावना का उल्लेख कर सकते हैं। वहाँ से संविधान निर्माताओं के विचारों को समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि उन्होंने ये प्रावधान क्यों किया, उनका क्या मकसद था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है। तो यहाँ पे एक मामला हुआ 1960 में, जिसे कहा गया वेरूवारी मामला। वेरूवारी मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। सिमिलर 13 वर्षों बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को बदल दिया, या यूँ कह सकते हैं बिल्कुल एक यू टर्न ले लिया, और उसमें कहा कि उद्देशिका, ये जो वाद था पहले वो देखिएगा, इस वाद को कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बिल्कुल यू टर्न लेते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका संविधान का अंग है और संविधान में उसका वही स्थान है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, जो अन्य उपबंधों का है।
1960 में कहा गया, वेरू वाली मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कह रहे हैं कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है और ये उसके वही प्रावधान है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। ठीक है, अब एक बात और आती है, क्या उद्देशिका में संसद कोई भी संशोधन कर सकती है? तो हाँ, उसमें कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसके मूलभूत जो तत्व हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। यानी कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रावधान बदला जा सकता है, लेकिन उसके जो मूलभूत तत्व होंगे उनके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। फिर एक पॉइंट आता है कि ये मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहता है कि क्या ये इसके मूलभूत तत्व हैं या नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ी गई, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष आदि चीज़ें जोड़ी गई, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अब एक और बात आती है, क्या उद्देशिका, मैं इसको हटा देता हूँ, सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा। ठीक है, आपको आसानी से आज समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या उद्देशिका न्याय योग्य है या नहीं है, अर्थात क्या इसके आधार पर कोई भी निर्णय दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। तो जैसा अभी आपको बताया, हमने कहा था कि जहाँ पे संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध है, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में आवश्यक है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देशिका केवल एक हमें क्या संविधान निर्माताओं के विचारों को बताती है, उनके उद्देश्यों को बताती है, इसीलिए इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रस्तावना का स्रोत क्या है। स्रोत क्या है? तो इसको जो स्रोत है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 जनवरी 1947 को प्रस्तावित और 22 जनवरी 1947 को क्या लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 जनवरी 1947 को प्रस्तावित और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव तथा ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। दोस्तों, ये आपकी उद्देशिका का स्रोत है। 12 जनवरी 1947 को प्रस्तावित संविधान सभा में और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव तथा ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ये आप याद रख लीजिएगा, किसी भी देश के संविधान के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो केवल आप उस देश की संविधान को प्रस्तावना को देखिएगा, आप बहुत सारे उनके मूलभूत तत्व जो होंगे, उस संविधान के मूलभूत बातें होंगी, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। उस संविधान का उद्देश्य क्या है वो समझ सकते हैं, इसीलिए इसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, भूमिका बनाता है, वो किसी भी देश के संविधान की भूमिका बनाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसका आरंभ कहाँ से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोगों के साथ होता है, यानी कि जनता के साथ होता है। जो भारत के संविधान की शक्ति है, जो संविधान को शक्ति प्राप्त हुई है, वो भारत की जनता से प्राप्त हुई है। और इसका जो अंत होता है वो कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में। इसे हम क्या करते हैं, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि संविधान कब से बनकर तैयार हुआ, ये सारे वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखते हैं, उसे आप भी लिख लीजिएगा ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें। मेरे साथ साथ आप लिखिएगा, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि वी पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न। ठीक, जैसा आप सभी को पता होगा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। पहले यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा निर्णय लिए जाते थे, लेकिन 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 के बाद पूर्णतः भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या है, स्वतंत्र है। वो किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, किसी भी देश के साथ मित्रता कर सकता है, उस पर किसी अन्य देश का कोई भी आधिपत्य नहीं होगा। अब देखते हैं समाजवादी। फिर ये जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऐसे बहुत सारे शब्द थे भारतीय प्रस्तावना में जो बाद में जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया। तो पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं, बाद में इन शब्दों को देखेंगे। तो ये लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमने भारत को क्या बनाया, हमने अपने राज्य को क्या बनाया, तो कहते हैं हमने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दिया, यानी कि भारत अपने आंतरिक बाह्य फासले में कैसा है, स्वतंत्र है। फिर क्या बना दिया, समाजवादी बना दिया, यानी कि लोगों के लिए समानता लाने का प्रयत्न किया। भौतिक संसाधनों पर सबका अधिकार करने का जो भारतीय सरकार का जो प्रतिबद्ध है, भारतीय संविधान का जो सबको समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्म कैसे होंगे, राज्य के लिए बराबर होंगे, सभी धर्मों के उत्थान के बारे में वो सोचेगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अब देखिएगा वहाँ के नागरिकों को क्या क्या मिलेगा, तो कहते हैं तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की अवधारणा यहाँ पे कही जाती है। 3 प्रकार के न्याय यहाँ पे दिए जाते हैं। कौन कौन से न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौमा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, मूल अधिकार है ये आपका। और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए दिख रहा है ना आप लोगों को, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, संविधान सभा ने दृढ़ संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख देखिएगा किस तारीख को बनाया गया, संविधान किस तारीख को पूर्ण रूपेण हुआ, वो तारीख कहाँ पे देखने को मिलती है, भारतीय प्रस्तावना में मिलती है। आज तारीख 26 नवंबर 1949। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 के जो ये बनकर तैयार हुआ था, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो तारीख थी वो मैंने आपको बताई। और वैसे रोमन के अकॉर्डिंग कौन सी, 26 नवंबर 1949। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 26 नवंबर 1949 ये तारीख पूछी जाती है, याद करिएगा। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं और अपनी आत्मा से अर्पित करते हैं, यानी कि आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक, ये रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। एक अच्छे नागरिक होने की दृष्टि से आपका यह फ़र्ज बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। और एक कॉम्पिटिटर होने की भी दृष्टि से आपका फ़र्ज बनता है कि संविधान की प्रस्तावना आपको पता होनी चाहिए।
ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। उन परीक्षाओं में, उन इंटरव्यूज़ में कभी कभी सीधी सीधी प्रस्तावना पूछ ली जाती है। जब आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे पूछ ली जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताइए। या आपके जो निम्न लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, वहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, केशवानंद बनाम केरल राज्य का विवाद क्या है, वेरू वाला मामला क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नंबर से, जहाँ से भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इसका? यानी कि संविधान का जो स्रोत है, उसे शक्ति जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? भारतीय जनता से मिलती है, भारतीय लोगों से मिलती है, वहाँ के नागरिकों से मिलती है। अब्राहम लिंकन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ पे, आप लोग सुनिएगा। वो कहते हैं जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि इसे बनाया भी किसके द्वारा है? जनता के द्वारा बनाया है। ये जनता द्वारा भी है, जनता के लिए भी है। कितनी बढ़िया बात अब्राहम लिंकन के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं हम भारत के लोगों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है, वहाँ की जो उसे जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? भारतीय लोगों से प्राप्त होती है, भारतीय नागरिकों से प्राप्त होती है। अब हम अगले शब्द की तरफ चलते हैं। वहाँ पर लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी मैंने आपको बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वो किसी देश के साथ मित्रता कर सकता है, किसी भी देश के साथ सख्ती कर सकता है, क्योंकि उसकी जो प्रभुता है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। वो किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वो बिल्कुल पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न है, अपने आप का भगवान है। वो चाहे वो करे, उसकी मर्जी, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई बाहर का नहीं रोक सकता। बस उसे संविधान के दायरे में रह के ही कोई भी कार्य करने होंगे, क्योंकि शक्ति जो प्राप्त होती है वो अभी हमने बात की थी, कहाँ से प्राप्त होती है? जनता से प्राप्त होती है। इसका अर्थ ही क्या हो गया? भारत, मैं लिख देता हूँ, भारत अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। लिख लीजिएगा आप लोग, मेरे साथ ही साथ लिखिएगा, ठीक है। इस शब्द का ये मतलब होता है पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न। आपको पता होगा 1947 से पहले बहुत सारे मामले अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, और हम जब बाहरी किसी देश के साथ कोई संधि वगैरह करते थे तो वो अंग्रेज ही करते थे, हम लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे जो भी विदेशी मामले थे वो सब अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन जब से भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950, उसके पश्चात हम पूर्ण रूपेण क्या हो गए? प्रभुत्व संपन्न हो गए। अब हम कुछ भी करने के लिए, किसी भी देश के साथ मित्रता करने के लिए, संधि करने के लिए क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, समाजवादी। इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? पहले तो आप ये जान लीजिएगा, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि भौतिक संसाधनों पर सभी का अधिकार होगा। धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा। कैसा होगा? धन का बराबर बराबर बंटवारा किया जाएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है समाजवादी की अवधारणा, यानी कि भौतिक संसाधनों पर सभी का बराबर बराबर अधिकार होगा। बेसिकली यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जितने भी संसाधन होते हैं वो राज्य के हाथों में होते हैं, और राज्य इस प्रकार से उन संसाधनों का बंटवारा करती है ताकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक उन संसाधनों से वंचित ना रह पाए। लेकिन आप सभी को पता होगा 1991 के पश्चात भारत में एलपीजी की नीति अपनाई गई। कौन कौन सी? एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जब नीति अपनाई गई, उसके पश्चात भारत समाजवादी से पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो चुका है। तो समाजवादी का अर्थ मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसका कभी कभी अर्थ पूछा भी जाता है तो आप ये लिखेंगे कि भौतिक संसाधनों पर सभी का बंटवारा होगा, धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये भारत की विडंबना रही है कि हमने प्रस्तावना में ये चीज़ें लिखते हुए भी भारत का जो 90% पैसा है वो 10% हाथों में है, और 10% पैसा 90% लोगों के हाथों में है। हमने कितना भी प्रयास किया, लेकिन धन का संकेंद्रण अभी तक कुछ ही हाथों में सीमित है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट हैं। जब हम
अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो आपने पढ़ा हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसके बाद देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को आप ऐसे समझ सकते हो, मैं लिख देता हूं धर्मनिरपेक्ष। इसका क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ पे कहा जाता है कि राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, उसके लिए सारे धर्म बराबर बराबर होंगे तथा वो सभी धर्मों को बराबर बराबर समझेगा, सभी धर्मों को बराबर बराबर महत्व देगा, उनके उत्थान के लिए भी बराबर बराबर सोचेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, जब कभी हिंदू की राम बारात निकलती है, हिंदुओं में राम बारात निकलती है तो पुलिस वगैरह आपको सिक्योरिटी देने के लिए आती है। सिमिलर कोई प्रोग्राम मोहम्मडन्स में होता है तब भी पुलिस सिक्योरिटी देने जाती है, जब कोई प्रोग्राम ईसाइयों में होता है तब भी वहाँ पे पुलिस जाती है, और जब पारसियों में होता है तब भी पुलिस जाती है। इसका अर्थ ही क्या हुआ कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को क्या कह रही है? बराबर बराबर समझ रही है। यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी है, ये इसका अर्थ कदापि नहीं है। राज्य क्या है? सभी धर्मों को बिल्कुल सम्मान देगी, उनके हित के बारे में भी सोचेगी। ठीक है, तो इसका ही ये अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? तो आप समझ सकते हो, ये भी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आप सभी को पता है 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो धार्मिक आधार पर हुआ। कुछ ऐसे विशेष समुदाय के जो लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, उनका कहना था हम भारत में ही रहेंगे, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं ये डर सता रहा था कि अगर हम भारत में रहेंगे तो कहीं न कहीं उनके धर्म के ऊपर कोई हस्तक्षेप ना करे, उनके धर्मों के ऊपर कोई कुठाराघात ना करें। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए, और ये कहा गया कि भले ही भारत में एक विशेष धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिएगा, हम आपको बिल्कुल भी क्या कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, आपके जो धर्म होगा उसका हम सम्मान करेंगे, आप अपने धर्म के साथ बिल्कुल बाइज्जत रह सकते हैं। और यही प्रावधान मूल अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 तक भी किए गए हैं। ठीक है, यही कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें विशेष धर्म को मान्यता दी जाती है। आप पाकिस्तान को इस संदर्भ में समझ सकते हैं, वहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, बाकी धर्मों को राज्य होता है उनमें हस्तक्षेप कर देता है कभी कभी, लेकिन भारत के संदर्भ में राज्य कभी भी किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। उसके लिए सारे धर्म कैसे हैं? बराबर हैं। बेसिकली वो नागरिकों को अपने बच्चों की तरीके से ट्रीट करता है, और बच्चों, एक पिता के लिए जो बच्चे होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से समझिएगा, कितनी अच्छी बातें की गई हैं। ये भारतीय संविधान की विलक्षणता ही तो है, जो केंद्र और राज्यों के लिए कितने विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, इसलिए तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। ठीक है, ये एक लिखित संविधान है, आप याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है, आपको पता है कि अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सोचिए, वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 135 करोड़ पॉपुलेशन निवास करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष भी आपने समझ लिया। अब अगला शब्द समझते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र का आशय क्या हुआ? जनता का तंत्र, जनता का शासन। अभी आपको पता था, पहले ही शब्द में लिखा हम भारत के लोग, यानी कि जो भी भारतीय संविधान को शक्ति मिलती है, भारतीय सरकार को जो शक्ति मिलती है वो जनता के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि संपूर्ण प्रभुता जो निहित है वो कहाँ है? भारतीय जनता में निहित है। और ये लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन, जनता का शासन। और अब्राहम लिंकन की वो बात आपको याद ही होगी जो मैंने आपको बताई। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र होते हैं? जिनमें सरकार कोई भी फैसला लेना चाहे और अपने नागरिकों से सीधा सीधा पूछे क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं हैं, और सारी जो जनता है वो अपने वहाँ पे क्या अपनी राय दे। अगर वहाँ पे मेजॉरिटी जनता अगर सहमत है तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ जनता नहीं उससे सहमत है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। प्रत्यक्ष तरीके से जनता से वहाँ पे क्या मांग की जाए, उनसे उनकी राय पूछी जाए, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को हमें मिलता है। परंतु भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि तकरीबन 135 करोड़ जनता यहाँ पे निवास करती है। अब ये संभव नहीं होगा कि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाना चाहे और या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाना चाहे तो वो अपने समस्त नागरिकों से उनसे राय पूछे।
क्योंकि भारत में अभी भी उतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है, अभी गरीबी है, इतना ज़्यादा लोगों के पास इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है कि वो सारे फैसलों पे अपनी राय दे सकें। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का चुनाव किया गया, यानी कि जनता अपने बिहाफ पे प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधि से ये कहती है कि आप हमारे बिहाफ पर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, आपके द्वारा किया गया फैसला मेरा फैसला माना जाएगा, क्योंकि हमने अपनी पावर्स आपको दे दी हैं, अब आप जाइए और हमारे कल्याण के बारे में सोचिए। भारतीय प्रस्तावना में बेसिकली भारतीय संविधान सभा के लोगों का जो उद्देश्य है वो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखना है। ठीक, तो ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए कुछ जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो भी कभी कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, तो कुछ नई नई चीज़ें अवधारणाएँ आ रही हैं। एक अवधारणाओं के बारे में बात की जाती है राइट ऑफ रिकॉल, यानी कि जब भी हमें लगे कि हमारा प्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो हम अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने की क्षमता रखें और अपने क्षेत्र में फिर से चुनाव कराने की हमारे पास पावर होनी चाहिए, हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए। ठीक, तो ये आप देख चुके हैं लोकतंत्र, जनता का शासन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य या रिपब्लिक का अर्थ क्या हुआ ये समझिएगा। आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन साहब का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग होता है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। यहीं पे उसी संदर्भ में यहाँ पे समझिएगा कि भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, राष्ट्रपति होगा, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, उसका चुनाव होगा, हर 5 वर्षों के बाद चुनाव होगा। हालांकि वो राष्ट्रपति है, वो कितने भी वर्षों तक चुनाव जीत सकता है, वो भारतीय जनता के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन उसका पद यानी कि उसका बेटा ही राष्ट्रपति नहीं बनेगा, वो कोई भी बनने के लिए स्वतंत्र है। अगर जो उनकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, राष्ट्रपति की जो क्राइटेरिया बनाई गई हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी राष्ट्रपति बनने के लिए स्वतंत्र हो, आप भी बन सकते हो। यही कहा गया गणराज्य, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब कोई भी राजा बन सकता है। भारत के संदर्भ में जब ये प्रश्न आएगा तो आप क्या कहोगे कि भारत के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत ना होते हुए क्या होगा, उसके पद का चुनाव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्याय। 3 प्रकार के न्यायों की अवधारणा की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनैतिक न्याय। इसे समझिएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है। सोशल जस्टिस, आप इसे समझने से पूर्व पहले इतिहास में जाइए। इतिहास में आपने कुछ काल पढ़े होंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था है वो कर्म आधारित है। वहाँ पे कहा जाता है जो पढ़ाने का कार्य करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा का कार्य करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा और जो उपरोक्त तीनों की सेवाएं करेगा वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित न रहकर अब कैसी जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र हो गया। ब्राह्मण का बेटे के गुण चाहे शूद्र जैसे हो लेकिन वो ब्राह्मण का बेटा है इसलिए वो ब्राह्मण कहलाएगा, और शूद्र चाहे कितना भी ज़्यादा विद्वान हो लेकिन वो क्या शूद्र का बेटा इसलिए शूद्र कहलाएगा। वहाँ पे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, वही चीज़ों को मना किया गया। आर्टिकल 14 स्पष्ट तरीके से बोलता है विधि के समक्ष समता, चाहे आप राजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। विधि के समक्ष समता, अगर आप कोई भी अपराध करोगे तो उसमें आपको बराबर बराबर वही आपको ऊपर प्रोविज़न लगेंगे जो किसी पुरुष के ऊपर लगते हैं या किसी ब्राह्मण के ऊपर लगते हैं। इसमें कोई ये नहीं होगा कि हम महिला हैं कि हम शूद्र हैं। आप कोई भी अपराध करोगे उसके लिए आप समान तरीके से ट्रीट किए जाओगे। ठीक, तो यहाँ के संदर्भ में देखोगे सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है। मूल अधिकारों में इसके बारे में विस्तृत तरीके से वर्णन भी किया गया है, मूल अधिकार इसे भी बना दिए गए हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक आधार पर उनके साथ न्याय होगा। जो समाज में जो लोग रहते हैं, जैसे सबके साथ जो प्रोविज़न लागू होंगे वो आपके साथ लागू होंगे। आपको पता भी होगा इसके संदर्भ में बहुत सारे कानून भी बने हैं, जैसे OBC, SC, ST एक्ट भी बने हैं, महिलाओं के लिए कानून बने हैं, बच्चों के लिए कानून बने हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक हमने उन्हें क्या दिया है, न्याय दिया है, उनके हितों के बारे में हमने सोचा है। अब आगे बात करते हैं आर्थिक न्याय। यहाँ पे ये कहा जाता है पैसों के आधार पर न्याय नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कोई अमीर अगर कोई अपराध कर दे, कोई अमीर अगर अपराध कर दे और वो ये बोल दे कि मुझसे पैसा ले लो मुझे छोड़ दो, और सिमिलर कोई गरीब अपराध कर दे और उसे सज़ा वगैरह हो जाए,
ऐसा नहीं है। अगर अमीर अपराध करे चाहे गरीब अपराध करे, ये मैटर नहीं करता, आप पर वही प्रोविज़न लागू होंगे जो किसी गरीब पर लागू होंगे, भले ही आप कितने भी बड़े अमीर बने रहिएगा। आर्थिक आधार पर यहाँ पे न्याय की बात की जाती है। ये नहीं कहा जाएगा आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, इसलिए आपको कम सज़ा मिलेगी, आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ये मैटर नहीं करता। आप समाज में रहते हैं, आप अगर एक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे वो कोई अमीर हो। ठीक, आगे बात करते हैं राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कोई भी गरीब से गरीब इंसान, किसी भी जाति का इंसान किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस तक आसानी से अपनी पहुंच रख सकता है और वहां पे जाके अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कर सकता है। उसकी इस आवाज़ सरकार तक बाकायदा पहुंचेगी। जैसे किसी अमीर की आवाज़ सरकार में पहुंचेगी, उसी प्रकार किसी गरीब की आवाज़ जो होगी वो सरकार तक पहुंचेगी। इसे ही राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता, जब आप भारतीय इतिहास की तरफ जाओगे तब देखोगे वहाँ पे पर्सनल सक्रियता उनकी नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे राज्य जो है वो पर्सनल सक्रियता पर निषेध नहीं कर सकता। मैं लिख देता हूँ पर्सनल सक्रियता पर निषेध नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ वो समझिएगा, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में खुली तरीके से घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी बोलिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पूर्णतः क्या हैं? स्वतंत्र हैं। आप अपने दायरे में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप कहीं पे रहिए, हमें मैटर नहीं करता, राज्य को मैटर नहीं करता। लेकिन आप ये मत भूल जाइएगा कि हम स्वतंत्र हैं तो मेरा मन है मैं वो करूँगा। नहीं, आप तभी तक स्वतंत्र हैं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता में खलल ना पड़े। आप पर्सनल स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी भी सीमा है। दूसरे की स्वतंत्रता को आप बाकायदा क्या देंगे? इज्जत देंगे। उसकी भी स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्रता है उसकी भी स्वतंत्रता है। अपनी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता वहां तक सीमित कर दी गई है ताकि किसी दूसरे की स्वतंत्रता में खलल ना पड़े। ठीक, तो ये किसी भी प्रकार से पर्सनल सक्रियता पर निषेध नहीं करता। आप कहीं भी निवास करने के लिए स्वतंत्र हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अगला जो शब्द है वो है समानता। दोस्तों, इसका क्या अर्थ हुआ? समानता का अर्थ ही होता है सभी लोग समान हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विशेषाधिकारों का अभाव। किसी को भी कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। राज्य के लिए सभी लोग सिर्फ उसके नागरिक हैं, सिर्फ उसके बच्चे हैं, सभी उसके लिए समान हैं, कोई उसके लिए विशेष नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समानता का अर्थ हुआ विशेषाधिकार का अभाव। आप जो हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब राज्य के लिए कैसे होंगे? समान होंगे। इसे ही समानता की अवधारणा कहते हैं। अगली बात करते हैं तो है बंधुत्व। बंधुत्व जो है वो बेसिकली आपको पता होगा फ्रैटर्निटी से इंग्लिश में कहते हैं। ये जो अवधारणा है वो फ्रांस की क्रांति की देन है। आप यहां से एक बात याद रखिएगा कि जो बंधुत्व की भावना है वो मूल कर्तव्यों में भी कहा गया है कि आप लोगों का ये दायित्व होगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखिए। यही है बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, यानी कि जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर ये मूल कर्तव्य होना चाहिए, उनके ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने सभी जो लोग हैं आपके आसपास के क्षेत्र के, आपके जो भी आपके आसपास निवास करते हैं, उनको भाईचारे की दृष्टि से रखिए, उनके भाईचारा बना के रखिए। इसे ही कहा जाता है बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना। दोस्तों, ये भी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों को अंतर्विष्ट किया गया है उनकी व्याख्या भारतीय प्रस्तावना में मूल अधिकारों में और मूल कर्तव्यों में विस्तृत तरीके से की गई है। बेसिकली भारतीय संविधान सभाओं का मकसद एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो। राज्य हमेशा अपने नागरिकों के उत्थान के बारे में सोचता है, अपने नागरिकों को बच्चे की तरीके से ट्रीट करता है और वो किसी के साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। ये इसके कुछ मुख्य तत्व थे जो मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की। देखिए दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 यानी कि संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भारतीय संविधान का भाग 3 इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है मूलभूत अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स। वो पढ़िएगा, वहाँ से 2-3 प्रश्न हमेशा किसी भी परीक्षा में आते हैं। आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, वहाँ से आपको 2-3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।